प्यार क्या है? क्या ये बस एक एहसास है, दिल में उठने वाली कोई लहर? या फिर इसके पीछे कोई गहरा मनोविज्ञान है? सदियों से शायर, फिलोसोफर, वैज्ञानिक सब इसका जवाब ढूंढ रहे हैं। आज हमारे पास एक ऐसा नजरिया है जो शायद प्यार को देखने का तरीका ही बदल दे। हमारी आज की बातचीत का जो आधार है वो आर्थर एरन और जेनिफर एम टॉमलिंसन का एक रिसर्च चैप्टर है, जिसका शीर्षक है लव एज एक्सपेंशन ऑफ द सेल्फ, यानी प्यार स्वयं के विस्तार के रूप में। और इसका आइडिया बड़ा दिलचस्प है। ये कहता है कि प्यार असल में खुद को बड़ा बनाने, बेहतर बनाने, अपनी दुनिया को फैलाने की एक बुनियादी इंसानी जरूरत है। चलिए इसी आइडिया की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सेल्फ एक्सपेंशन मॉडल प्यार में पड़ने से लेकर दिल टूटने तक की पूरी कहानी कैसे समझाता है। तो इस मॉडल की नींव दो बड़े आइडियाज पर रखी है। पहला है प्रेरणा का सिद्धांत, मोटिवेशनल प्रिंसिपल। हाँ, सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। अच्छा, यह सिद्धांत कहता है कि हम इंसानों के अंदर एक बुनियादी भूख होती है। भूख? हाँ, अपनी काबिलियत बढ़ाने की, दुनिया को और जानने की, नए हुनर सीखने की। जैसे हमें भूख प्यास लगती है, वैसे ही हमें खुद को बड़ा करने की भी एक तलब होती है। और स्रोत ये कहता है कि जब भी हम तेजी से कुछ नया सीखते हैं या अनुभव करते हैं तो हमें जबरदस्त खुशी और संतुष्टि मिलती है। यही सेल्फ एक्सपेंशन है। अच्छा, तो ये एक तरह की मानसिक या कहूँ तो बौद्धिक भूख है। बिल्कुल। और दूसरा सिद्धांत है दूसरे को स्वयं में शामिल करना, इंक्लूजन ऑफ अदर इन द सेल्फ। ये तो और भी ज्यादा मुश्किल लग रहा है। नहीं, इसका मतलब बस इतना है कि हम ये विस्तार अकेले नहीं करते। अच्छा, हम ये रिश्तों के जरिए करते हैं। जब हम किसी के बहुत करीब आते हैं तो हम अनजाने में ही उनकी पहचान, उनके नजरिए, उनकी हर चीज को अपना हिस्सा मानने लगते हैं। बिल्कुल, उनके संसाधनों को भी अपना हिस्सा मानने लगते हैं। उनका नजरिया हमारा नजरिया बन जाता है, उनके दोस्त हमारे भी दोस्त बन जाते हैं। तो हमारी मैं की जो सीमा है वो फैल जाती है। हाँ, वो फैलकर उन्हें भी अपने अंदर समेट लेती है। एक मिनट, अगर मैं इसे सही समझ रही हूँ तो ये मॉडल कहला है कि प्यार की बुनियाद असल में थोड़ी स्वार्थी है। कि हम किसी और से इसलिए नहीं जुड़ते कि वो कमाल के हैं, बल्कि इसलिए कि वो हमें कमाल का बना सकते हैं। ये एक बहुत ही जबरदस्त सवाल है और इसका जवाब सीधा नहीं है। स्वार्थी शायद सही शब्द ना हो। क्यों? क्योंकि ये एक नकारात्मक भाव देता है। मॉडल इसे एक बुनियादी जरूरत, एक ड्राइव की तरह देखता है, जैसे सांस लेना। अच्छा, ये नेगेटिव नहीं है, ये बस इंसान होने का हिस्सा है। हम दूसरों से इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि विकास और विस्तार हमेशा जुड़ने से ही होता है, अकेले रहने से नहीं। तो ये एक आपसी प्रक्रिया है। हाँ, जहां दो लोग एक दूसरे को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, ये नजरिया थोड़ा बेहतर है। तो इस मॉडल के हिसाब से प्यार क्या हुआ, एक एहसास या एक जरूरत? इस मॉडल के हिसाब से प्यार किसी खास इंसान के साथ जुड़ने की एक तीव्र इच्छा है, ताकि हम खुद का विस्तार कर सकें। मतलब ये एक प्रक्रिया है, सिर्फ एक एहसास नहीं। बिल्कुल, और इसके सबूत भी हैं। जैसे? एक स्टडी में पाया गया कि जिन छात्रों को हाल ही में पिछले 2 हफ्तों में प्यार हुआ, उनका आत्मविश्वास और अपनी काबिलियत पर भरोसा दोनों अचानक से काफी बढ़ गए। वाह! जैसे ही वो रिश्ते में आए, उनकी मैं की दुनिया बड़ी हो गई। ये तो सचमुच में स्वयं का विस्तार जैसा लगता है। हाँ, और दूसरे को स्वयं में शामिल करने वाली बात को परखने के लिए एक बहुत चालाक प्रयोग किया गया था। अच्छा। इसे मी नॉट मी टेस्ट कहते हैं। इसमें लोगों को स्क्रीन पर कुछ गुण दिखाए जाते हैं, जैसे मजेदार या शर्मीला, और उन्हें जल्दी से बटन दबाकर बताना होता है कि ये गुण आप पर लागू होता है या नहीं। ठीक है। रिसर्च में देखा गया कि अगर कोई ऐसा गुण है जो आपके पार्टनर में है पर आप में नहीं, तो आपको ये बताने में ज्यादा वक्त लगता है कि वो आप पर लागू नहीं होता। मतलब दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, आपका दिमाग आपके और आपके पार्टनर की पहचान को इस कदर मिला देता है कि दोनों के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। अच्छा। दिमाग को सोचने में ज्यादा वक्त लगता है कि एक मिनट, ये गुण मेरा है या मेरे साथी का। ये तो बहुत मजबूत सबूत है। बिल्कुल, कि हम सचमुच दूसरे को अपने स्व का हिस्सा बना लेते हैं। तो अगर प्यार की बुनियाद में अपने स्व को फैलाना है तो ये प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? हम किसी खास इंसान की तरफ ही क्यों खिंचते हैं? मॉडल कहता है कि हम उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो हमें विस्तार का मौका देते हैं। मतलब जिनमें कुछ ऐसे गुण, हुनर या अनुभव होते हैं जो हमारे पास नहीं है। अच्छा। अगर कोई बहुत साहसी है और आप थोड़े शर्मीले हैं, तो आप उनकी ओर खिंच सकते हैं, क्योंकि उनसे जुड़कर आपकी दुनिया में साहस का एक नया आयाम जुड़ेगा। इसमें क्या सच्चाई है? ये एक बहुत आम धारणा है और ये मॉडल इसे खास शर्त पर ही सही मानता है। वो क्या है?
आमतौर पर तो हमें समानता ही खींचती है, क्योंकि उससे लगता है कि हाँ, रिश्ता बनाना आसान होगा। सही बात है। लेकिन एक बहुत दिलचस्प प्रयोग में जब लोगों को ये यकीन दिलाया गया कि सामने वाले के साथ उनका रिश्ता बनना लगभग तय है, हाँ, तो उन्होंने अपने जैसी रुचियों वाले इंसान के बजाय अलग रुचियों वाले इंसान में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। ऐसा क्यों? क्योंकि जब रिश्ता बनने का भरोसा हो जाता है, तब दिमाग विस्तार के बारे में सोचने लगता है। और अलग रुचियों का मतलब है? विस्तार की ज्यादा से ज्यादा संभावना, सीखने के लिए, अनुभव करने के लिए एक पूरी नई दुनिया। ये विस्तार वाली बात सुनने में तो बड़ी बौद्धिक, मतलब इंटेलेक्चुअल लगती है, पर जब किसी को प्यार होता है वो तो दिल से होता है। उस दीवानगी, उस जुनून का क्या? हाँ, उसका भी कोई वैज्ञानिक आधार है? स्रोत में एफएमआरआई स्टडीज का जिक्र था। हाँ, और ये इस मॉडल का सबसे आकर्षक हिस्सा है। एफएमआरआई स्टडीज में जब प्यार में डूबे लोगों को उनके साथी की तस्वीर दिखाई गई, तो उनके दिमाग का एक खास हिस्सा, डोपामीन रिवॉर्ड सिस्टम, जगमगा उठा। अच्छा, ये दिमाग का वही हिस्सा है जो कोकीन या निकोटीन जैसे नशीले पदार्थों से सक्रिय होता है। अरे वाह! तो मतलब प्यार एक नशा है, सिर्फ एक फिल्मी गाना नहीं, बल्कि न्यूरोलॉजिकल सच्चाई है। आप बिल्कुल कह सकते हैं। ये दिखाता है कि प्यार सिर्फ एक मीठी भावना नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली प्रेरणा है, एक जबरदस्त ड्राइव है। दिमाग आपको इनाम देकर कह रहा है कि ये इंसान तुम्हारे विस्तार के लिए जरूरी है, इसके साथ रहो। लेकिन ये नशा, ये जुनून, क्या हमेशा बना रहता है? ज्यादातर तो यही सुनने में आता है कि शादी के कुछ साल बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। ये सच है कि आमतौर पर समय के साथ जुनून और संतुष्टि में कमी आती है। और मॉडल के हिसाब से इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि जब आपका साथी आपकी पहचान का इतना गहरा हिस्सा बन जाता है, तो उससे रोज कुछ नया सीखने और विस्तार करने की रफ्तार धीमी हो जाती है। सब कुछ जाना पहचाना लगने लगता है। हाँ, लेकिन आपने कहा आम तौर पर, मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता? बिल्कुल नहीं। और यही बात हैरान करने वाली है। एक बड़े सर्वे में पाया गया कि जिन लोगों की शादी को 10 साल से ज्यादा हो चुके थे, उनमें से 40% ने कहा कि वे अब भी अपने साथी से बहुत तीव्रता से प्यार करते हैं। 40%? ये तो बहुत ज्यादा है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि जब इन लंबे समय से प्यार करने वाले जोड़ों का एफएमआर स्कैन किया गया, हाँ, तो उनके दिमाग की गतिविधि बिल्कुल नए प्यार में पड़े लोगों जैसी ही थी। वही रिवॉर्ड सिस्टम पूरी तरह एक्टिव था। कमाल है। तो फिर इन 40% लोगों का राज क्या है? अगर विस्तार की रफ्तार धीमी हो जाती है, तो उसे फिर से कैसे बढ़ाया जा सकता है? इसका राज है साझा आत्मविस्तार गतिविधियां। शेयर्ड सेल्फ एक्सपेंशन एक्टिविटीज। जी, यानी साथ मिलकर कुछ नया, रोमांचक और चुनौतीपूर्ण करना। कुछ ऐसा जिसमें आप दोनों को एक टीम की तरह कुछ सीखना पड़े? बिल्कुल, जैसे कोई नया खेल सीखना या साथ में किसी मुश्किल पहाड़ पर चढ़ाई करना। इसका कोई सबूत है? हाँ, एक स्टडी में जोड़ों को 2 समूहों में बांटा गया। एक समूह को 10 हफ्तों तक हर हफ्ते साथ में स्कीइंग, डांस क्लास या कॉन्सर्ट जैसी रोमांचक और नई गतिविधियां करने को कहा गया। और दूसरे समूह को? दूसरे समूह को भी साथ में समय बिताने को कहा गया, पर सुखद लेकिन साधारण गतिविधियों में, जैसे फिल्म देखना या दोस्तों के घर जाना। और नतीजा? नतीजा जबरदस्त था। जिन जोड़ों ने नई और रोमांचक गतिविधियां की, उनकी रिश्ते की संतुष्टि में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। मतलब साथ में सिर्फ नेटफ्लिक्स देखना काफी नहीं है? नहीं, जब तक कि आप कोई विदेशी भाषा की सीरीज देखकर साथ में वो भाषा सीखने की कोशिश न कर रहे हो। मजा और चुनौती दोनों जरूरी हैं। वाह, ये तो दिलचस्प है। मतलब अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए हमें दूसरे जोड़ों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। ये तो थोड़ा अजीब लगता है। अजीब लग सकता है, पर इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। अच्छा। एक प्रयोग में 2 अनजान जोड़ों को एक दूसरे के साथ गहरी और निजी बातें करने के लिए बिठाया गया। इसके लिए 36 क्वेश्चंस फॉर क्लोजनेस का इस्तेमाल हुआ। मैंने सुना है इसके बारे में। जिन जोड़ों ने ऐसा किया, वे न सिर्फ दूसरे जोड़े के करीब महसूस करने लगे, बल्कि इस प्रक्रिया में अपने ही साथी के लिए उनका प्यार और जुनून भी बढ़ गया। ये कैसे हुआ? क्योंकि दूसरे जोड़े के साथ जुड़कर उन्होंने अपने रिश्ते की दुनिया में भी एक नया विस्तार महसूस किया। उन्होंने अपने साथी को एक नए माहौल में देखा, नई बातें करते सुना, जिससे उनके रिश्ते में भी एक नई ताजगी आ गई। तो साथ में कुछ करना तो जरूरी है, पर क्या इसका मतलब है कि रिश्ते को मजबूत रखने के लिए हर चीज साथ में ही करनी होगी? पर्सनल ग्रोथ की कोई जगह नहीं है?
नहीं, बल्कि व्यक्तिगत विकास भी उतना ही जरूरी है। वो कैसे? जब आप अकेले कोई नया शौक अपनाते हैं, कोई नई किताब पढ़ते हैं या कोई नया हुनर सीखते हैं, तो आप एक नए इंसान बनकर रिश्ते में लौटते हैं। आपके पास साझा करने के लिए नई बातें होती हैं, नए नजरिए होते हैं। इससे आपके साथी का भी विस्तार होता है। तो एक दूसरे के पर्सनल ग्रोथ को सपोर्ट करना भी रिश्ते के लिए फायदेमंद है। बहुत ज्यादा। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है जब चीजें सही चल रही हों, लेकिन जब विस्तार रुक जाता है या रिश्ते में बोरियत आने लगती है, तब क्या होता है? ये मॉडल बेवफाई के बारे में क्या कहता है? ये मॉडल सीधे सीधे बोरियत को बेवफाई के एक बड़े कारण के तौर पर देखता है। अच्छा। अध्ययन बताते हैं कि जिन रिश्तों में आत्मविस्तार की कमी हो जाती है, जहां कुछ भी नया नहीं हो रहा होता, वहां लोग अपने विस्तार की जरूरत को पूरा करने के लिए बाहर विकल्प तलाश सकते हैं। जब घर में विकास का एहसास खत्म हो जाता है तो दिमाग कहीं और उस रोमांच को खोजने लगता है। बिल्कुल। और एक तरफा प्यार, अनरिक्वाइटेड लव, ये इतना आम क्यों है? लोग ऐसे रिश्ते में क्यों फंसे रहते हैं जहां से उन्हें कुछ नहीं मिल रहा होता? ये मॉडल इसके 3 बड़े कारण बताता है। पहला, सामने वाले इंसान की बहुत ज्यादा डिजायरेबिलिटी। मतलब? यानी ये सोचना कि अगर ये रिश्ता बन गया तो मेरी दुनिया ही बदल जाएगी, जबरदस्त विस्तार होगा। ये उम्मीद इतनी बड़ी होती है कि लोग इंतजार करते रहते हैं। दूसरा कारण है रिश्ते की संभावना का गलत अंदाजा लगाना, यानी सामने वाले के छोटे छोटे इशारों को भी हाँ समझ लेना। और तीसरा? का आइडिया ही इतना शक्तिशाली और विस्तारक लगता है कि असल में रिश्ता हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। और जब रिश्ता टूटता है, मतलब ब्रेकअप होता है, तो इतना दर्द क्यों होता है? क्योंकि रिश्ता टूटने का मतलब है स्वसंकुचन, सेल्फ कंट्रैक्शन। यानी आपकी दुनिया का सिकुड़ जाना। हाँ, आपने जो पहचान, जो आदतें, जो दोस्त और जो नजरिए अपने साथी से पाए थे, वो सब अचानक आपसे छिन जाते हैं। आपकी मैं की दुनिया छोटी हो जाती है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक इंसान को खोना नहीं होता, बल्कि अपने एक हिस्से को खोने जैसा होता है। इसी वजह से ये इतना दर्दनाक है। ये बात तो बहुत हद तक उस दर्द को समझाती है। लेकिन क्या ब्रेकअप के बाद सिर्फ संकुचन ही होता है? लोग तो कहते हैं कि वो ब्रेकअप के बाद और मजबूत हो गए। बिल्कुल। स्रोत ये भी कहता है कि अगर रिश्ता पहले से ही घुटन भरा या कम विस्तार वाला था, तो ब्रेकअप के बाद लोग अक्सर खुद को फिर से खोजते हैं। वे नए शौक अपनाते हैं, नए दोस्त बनाते हैं और एक नए तरह का विकास और विस्तार अनुभव करते हैं, जिसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ भी कहते हैं। ये सारी बातें तो रोमांटिक प्यार के इर्द गिर्द घूमती हैं। क्या ये मॉडल सिर्फ उसी पर लागू होता है? नहीं, और यही इस मॉडल की सबसे बड़ी खूबी है। अच्छा। ये हर तरह के प्यार पर लागू होता है। माता पिता अपने बच्चों को स्वयं में शामिल करते हैं। उनकी खुशी हमारी खुशी बन जाती है, उनका दर्द हमारा दर्द। दोस्त भी ऐसा ही करते हैं? हाँ, दोस्त एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि कुछ लोग प्रकृति, ईश्वर या यहाँ तक कि किसी फुटबॉल टीम को भी अपनी पहचान का इतना गहरा हिस्सा बना लेते हैं कि उसके जरिए भी विस्तार महसूस करते हैं। टीम की जीत उनकी अपनी जीत बन जाती है। सही कहा। इसमें दूसरे समुदायों के प्रति करुणा का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जो आज के समय में बहुत मायने रखता है। हाँ, ये एक्सटेंडेड कॉन्टैक्ट की परिकल्पना है। ये क्या है? ये कहती है कि अगर आपका कोई बहुत करीबी दोस्त किसी दूसरे समुदाय या समूह से है जिससे आपके मन में शायद कोई पूर्वाग्रह हो, हाँ, तो आप उस दोस्त के जरिए उसके पूरे समुदाय को अपनी पहचान का हिस्सा मानने लगते हैं। और इससे उस समूह के प्रति पूर्वाग्रह कम होते हैं। बिल्कुल, और सकारात्मक भावनाएं बढ़ती हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। मतलब सिर्फ दोस्ती करके हम समाज में बड़ी बड़ी दूरियों को मिटा सकते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इसका असर तब भी होता है जब आप सीधे उस व्यक्ति को नहीं जानते। वो कैसे? अगर आप सिर्फ ये जानते हैं कि आपके समूह का कोई व्यक्ति दूसरे समूह के किसी व्यक्ति का अच्छा दोस्त है, तब भी आपके मन में उस दूसरे समूह के लिए सकारात्मकता थोड़ी बढ़ सकती है। वाह! प्यार और दोस्ती का असर इतना फैलता है। तो कुल मिलाकर ये सेल्फ एक्सपेंशन मॉडल प्यार को एक बहुत ही सक्रिय और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया के रूप में देखता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है जो हम पर हावी हो जाता है, बल्कि ये खुद को बेहतर बनाने और विकसित होने की एक बुनियादी इंसानी प्रेरणा है, जिसे हम एक करीबी रिश्ते के माध्यम से पूरा करते हैं। और ये हमें याद दिलाता है कि प्यार कोई मंजिल नहीं, बल्कि विस्तार का एक लगातार चलने वाला सफर है। बिल्कुल। रिश्तों को जिंदा रखने के लिए साझा विकास, साथ में नई चीजें सीखना और एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं जो स्रोत के आखिर में भी उठाया गया है। बताइए। बच्चों के पहले प्यार यानी पपी लव के बारे में क्या?
हम में से कई लोगों को बचपन में किसी पर क्रश हुआ होगा। जी। उस मासूम अनुभव के पीछे क्या प्रेरणा थी? क्या वो भी आत्मविस्तार की ही एक पहली कच्ची कोशिश थी? ये सोचने लायक सवाल है।